अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम मैंने रखा है बीएस इन एमसीक्यूज सेशन। ठीक है, इस सेशन में हम क्या करेंगे कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बनाएंगे हर एक चैप्टर का, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, पाक स्टडी हो, एनाटमी हो, एफओएन हो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज बनाएंगे 50-50। उसके बाद वो एमसीक्यूज में आप सबको पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके जो कीज़ हैं वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। कीज़ इसको मगर मैं कर सकता था, आपको पीडीएफ में आपको कीज़ दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट इस पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस तरह मैं 50-50 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कर रहा हूँ तो आपका कंसेप्ट भी इस तरह क्लियर हो जाता है। ये सारे एमसीक्यूज में पास पेपर, वेबसाइट्स और बुक से ही उठाता हूँ। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ एक बार जो वीडियो है वो पूरी देख लें। इसमें मैंने हर एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका, उसमें सही ऑप्शन गेट करने का इजीएस्ट वे, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दूसरा, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप जो भी पीडीएफ फॉर्म्स होते हैं, पीडीएफ एमसीक्यूज़ मैंने बनाए, जैसे मैं बनाता हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप वीडियो देखें तो आपको सारे एमसीक्यूज़ की कीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन के बारे में बताएं ताकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस सेशन को ज्वाइन करके अपने लिए जो आइंदा एग्ज़ाम है उसमें आसानी पैदा कर सके। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक चैप्टर करेंगे इस तरह एमसीक्यूज़ वाइज, तो सबके लिए इजी होता जाएगा। लास्ट में हम सारे इतना बंडल हो जाता है, बर्डन हो जाता है कि सारे एमसीक्यूज़ भी देखने पड़ते हैं, रिवीजन भी करनी होती है, पास पेपर्स भी देखने होते हैं। अगर अब से हम स्टार्ट करें इस सेशन को, अगर आप ज्वाइन करें तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BS इन MCQ सेशन बाय Hussain.Z, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON2 चैप्टर है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, MCQs नंबर 1 है, द नर्स इन चार्ज आइडेंटिफाइज पेशेंट रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि नर्स जो इंचार्ज है, जिस नर्स का वहाँ पे चार्ज है वार्ड पे, अगर वो पेशेंट के रिस्पॉन्सेस को आइडेंटिफाई करता है एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो ये कौन से नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स में आता है। ठीक है, जहाँ भी आपको बताया गया, आपको आपको दिखाया जाए कि वहाँ पे पेशेंट रिस्पॉन्स चेक किया जाए, पेशेंट रिस्पॉन्स, तो वो हम कहाँ करते हैं, वो हम डायग्नोसिस में करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोजिंग चैप्टर में हम पेशेंट के रिस्पॉन्सेस को चेक करते हैं, किसके मुकाबले में, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स के मुकाबले में। ठीक है, सेकंड इसमें इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है, अ नर्स इज रिवाइजिंग अ क्लाइंट केयर प्लान ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस डज सच अ रिवीजन टेक प्लेस। ये कहते हैं कि नर्सिंग क्लियर जो नर्स होता है वो क्लाइंट्स केयर प्लान, जो उसने केयर प्लान बनाया हुआ है, वो रिवाइज करता है। तो वो किस स्टेप में ये रिवीजन करता है, तो ये इवैल्यूएशन स्टेप में हम करते हैं। जब इवैल्यूएशन स्टेप होता है ना, तो हम चेक करते हैं कि उसका केयर, उसके जो आउटकम्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, जो उसके साइन एंड सिम्टम्स अब बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, वो हमारे इवैल्यूएशन स्टेप जो जो हमने केयर प्लान हो रहा है उसके साथ कनेक्ट या मेट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, डी। अब थर्ड नंबर एमसीक्यूज पे जाते हैं। यूजिंग मोस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अ नर्स असाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ईच क्लाइंट नीड। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि अगर आपको एक एमसीक्यूज दिया, एक एमसीक्यूज टू टाइप के होते हैं। एक एमसीक्यूज ये होता है कि उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उन 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और एक एमसीक्यूज ऐसा होता है जिसमें सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं लेकिन एक उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट वाले क्वेश्चन को हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, वो थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है, लेकिन जो
थ्री जो फर्स्ट वाला टाइप वाला एमसीक्यूज होता है जिसमें 3 रॉन्ग होते हैं, एक करेक्ट होता है, वो बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता तो आप रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शंस देख लें। अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें है ये कह रहे हैं कि जो मोस्लो हिराकी जो नीड्स थे उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा क्लाइंट नीड था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देख लें सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग, ये दोनों सबसे वहाँ पे अगर आप देखें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन था, फिजियोलॉजी नीड्स, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, बिलोंगिंग, ये सब साइकोलॉजी में आते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन कैसे कहते हैं, एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन कह सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन करते हैं ना, अगर बंदा एक्सक्रीशन ना करे तो उसका सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो वो फिजियोलॉजी नीड में आता है। तो अब जो लास्ट 3 ऑप्शन है बी सी डी, अब ये तो साइकोलॉजी है, तो आप इसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा रहता है, ए ऑप्शन रहता है, ठीक है। इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं नीचे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। इसमें है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज। अब जो स्किन ड्राइनेस होती है, जो स्किन हो वो ड्राई हो जाती है, उसमें नर्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या हो सकता है। अच्छा, ए अवॉइड बॉथिंग अनटिल द कंडीशन इज़ रेमेडिड और नोटिफाई पोजीशन, ये कह रहे हैं कि आप उससे नहाना बंद करो क्लाइंट पर और फिजिशियन को बुलाओ। सेकंड नंबर ऑप्शन है आस्क फिजिशियन टू रिफर द पेशेंट टू डर्माटोलॉजिस्ट। आप डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं स्किन डॉक्टर को, आप फिजिशियन को कहो कि इस पेशेंट को डर्माटोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दो। थर्ड नंबर है कंसल्ट द डाइटिशियन अबाउट इंक्रीजिंग फैट इंटेक एंड टेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब कहते हैं उसे कहते हैं कि आप पेशेंट को समझाते हैं या उसके साथ कंसल्टेंट है उसको समझाते हैं कि पेशेंट को फ़ैट इंटेक ज़्यादा दो और नेसेसरी मेजर करो ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए, ताकि ये जो ड्राइनेस है ये इन्फेक्शन ना बन जाए। 4 नंबर ऑप्शन है इंकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, यूज नॉन इरिटेटिंग सोप एंड अप्लाई लोशन टू इन्वॉल्व एरियाज, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा मसला है स्किन ड्राइनेस है, अगर आप उस पेशेंट को इंकरेज करो, हौसला दो कि आप फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करो और जो इरिटेटिंग सोप होती है ना वो यूज़ ना करो और उसमें सिंपल सा लोशन लगा लो, तो ये सबसे बेस्ट इंटरवेंशन है। छोटा सा ड्राइनेस है, इसमें डर्माटोलॉजिस्ट को क्या कहना, इसमें इन्फेक्शन का क्या करना, या इसमें जो बाथिंग वगैरह का क्या लेना देना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट स्किन ड्राइनेस के लिए डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 5 नंबर है इन इमरजेंसी सिचुएशन नर्स शुड गो फर्स्ट फॉर द असेसमेंट ऑफ। अच्छा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो नर्स को सबसे पहले किस चीज़ की असेसमेंट करनी चाहिए, बोन फ्रैक्चर, सर्कुलेशन, एयरवे और पल्स। तो अच्छा, सबसे पहले हम एयरवे देखेंगे, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें हम सबसे पहले पेशेंट का एयरवे जो है उसकी असेसमेंट करेंगे ताकि उसका एयरवे जो है वो फ्री हो जाए, वो ब्लॉक है तो वो फ्री हो जाए। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। द नर्स रिपोजिशंस अ क्लाइंट हु हैज़ डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। एक नर्स है वो एक पेशेंट को रिपोजिट करता है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करता है, कौन से पेशेंट को, जिसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है। विच नर्सिंग एक्शन विच परफॉर्म व्हेन परफॉर्म फॉलोइंग द इंटरवेंशन डिमॉन्स्ट्रेट इवैल्यूएशन। अब इस नर्सिंग एक्शन में जो नर्स एक्शन करता है, जो नर्स रिपोजिशन कर रहा है पेशेंट को, तो इसमें कौन सा इंटरवेंशन फॉलो हो रहा है और कौन सा डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इवैल्यूएशन कौन सा डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ। अब ये रिपोजिशन करके मतलब क्लाइंट की पोजीशन चेंज करके ये नर्स पेशेंट को बताता है कि उनको इंस्ट्रक्ट करता है, तो ये इंस्ट्रक्ट तो नहीं करता, ये जस्ट उसकी पोजीशन चेंजिंग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या सेकंड ऑप्शन अरेंजिंग द पेलो बिहाइंड द क्लाइंट्स बैक। अब ये नर्स है ये जो पेशेंट को पोजीशन चेंज करता है ये इसलिए करता है ताकि उसकी पिलो ठीक करे, नहीं ये भी गलत है। चेकिंग द क्लाइंट रिस्पायरेटरी स्टेट्स, ठीक है। अब 6 नंबर सी नंबर ऑप्शन क्या है कि चेकिंग द क्लाइंट रिस्पायरेटरी स्टेट्स। आप जो क्लाइंट हो वो जो नर्स है वो क्लाइंट्स के रिस्पायरेटरी स्टेटस को चेक करता है। डी नंबर क्या है चेंजिंग द रेट ऑफ फ्लो फॉर द ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। जो आप उनसे ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं उसकी जो फ्लो है वो जो रेट है कितनी स्पीड से वो आप चेंज कर रहे हैं। इनमें सबसे बेस्ट एमसीक्यूज को समझना सबसे मेन पॉइंट है। ये कह रहे हैं
कि जो नर्स पेशेंट की पोजीशन चेंज करता है, कौन से पेशेंट का, जिसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है। तो अब इसमें कौन सा इंटरवेंशन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। तो इसमें ऐसा इंटरवेंशन परफॉर्म होना चाहिए कि नर्स है वो क्लाइंट्स के रिस्पायरेटरी स्टेटस को चेक करे, ठीक है। उसके रिस्पायरेटरी उसको जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, रिस्पायरेटरी स्टेटस में, तो उसको रिस्पायरेटरी स्टेटस जो है वो चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन है सी। 7 नंबर है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ 1 day पोस्ट ऑपरेटिव client with a new colostomy, what nursing diagnosis would be the primary concern for the nurse। अब एक नर्स है वो एक पेशेंट का ख्याल रख रहा है एक दिन के लिए, जो न्यू कोलोस्टोमी इसे कहते हैं जब आप जो बिली होती है ना, जो पेट में आप एक होल कर देते हैं, वो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें अगर कोई कोलोन हो, वो इन्फेक्टेड हो, या उसमें कोई जगह आपने रिमूव करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कोलोस्टोमी करते हैं, ठीक है। एक कोलोस्टोमी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट नर्सिंग डायग्नोस वुड बी प्राइमरी कंसर्न फॉर द नर्स। तो अब इसमें नर्सिंग डायग्नोस के लिए प्राइमरी कंसर्न क्या है, नर्स के लिए प्राइमरी कंसर्न क्या होना चाहिए। एक्टिविटी एंड टॉलरेंस, अगर पेशेंट अपनी एक्टिविटी जो वो ठीक ना कर सकते तो ये प्राइमरी कंसर्न है। इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, उसका हेल्थ बरकरार ना रहे। इम्पेयर्ड बॉयल एलिमिनेशन, जो बॉयल एलिमिनेट करता है वो इम्पेयर्ड हो। इनफेक्टिव कोपिंग मतलब उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है ना वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। अच्छा, तो इसमें कोलोस्टोमी जैसा कि मैंने कहा, लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलोन है वो हम रिमूव करते हैं, उसमें कोई सर्जरी होती है, इन्फेक्शन होती है, वो हम उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम कोलोस्टोमी करते हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या, इम्पेयर्ड बो एलिमिनेशन, क्योंकि अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन में सर्जरी करेंगे तो आपका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बोइल एलिमिनेशन पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंसर्न क्या होना चाहिए, इम्पेयर्ड बोइल एलिमिनेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, 8 नंबर एमसीक्यूज है, डैश असेसमेंट्स कैन बी डन विद इनिशियल असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट होता है वो इनिशियल असेसमेंट के साथ साथ किया जाता है, किया जा सकता है। दे आइडेंटिफाई न्यू और ओवरलुक्ड प्रॉब्लम, दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन फ्लैग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं कि कौन सा असेसमेंट ऐसा होता है जो इनिशियल असेसमेंट के साथ किया जा सकता है, जो कि हमें न्यू प्रॉब्लम्स बता सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, और जो कि हमें वो प्रॉब्लम्स बता सकता है जो हमसे रह गए हों, ठीक है। तो इनिशियल तो सबसे पहले डिस्कस हुआ है, तो ये एमसीक्यू तो चला गया। ऑन गोइंग, इमरजेंसी और फोकस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फोकस असेसमेंट। फोकस असेसमेंट उसे कहते हैं कि आप जो है घंटे ब घंटा, हावर बाय हावर उसकी असेसमेंट करते रहें। तो हावर बाय हावर अगर आप उसकी असेसमेंट करते हैं तो उसका अगर मेडिकेशन का उसमें कोई असर होता है, या उसका टाइम बाय टाइम उसका कोई बीपी वगैरह चेंज होता है, उससे कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो आप वो सब नोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें न्यू और ओवरलुक प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फोकस्ड असेसमेंट्स कैन बी डन विद इनिशियल असेसमेंट्स। अच्छा, 9 नंबर एमसीक्यूज है, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट्स कंपेयर करंट स्टेटस टू द बेसलाइन डेटा, ठीक है। जो टाइम लैप्स असेसमेंट होती है वो असेसमेंट जो हम महीने बाद करते हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट में हम करंट स्टेटस जो 6 महीने बाद उसका स्टेटस होता है वो हम बेसलाइन डेटा, बेसलाइन इसे कहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा, दोनों को हम टुगेदर करें, कलेक्ट करें, तो उसको हम बेसलाइन डेटा कहते हैं, ठीक है। तो टाइम लेस 6 महीने बाद हम असेसमेंट करेंगे तो वहाँ जो करंट स्टेटस होगा उसको हम वापस बैक जो बेसलाइन डेटा होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन है डी। डैश इज़ अ कॉन्शियस एंड डिलिबरेट यूज ऑफ द 5 सेंसेस ऑफ टुगेदर डेटा। इसमें कहते हैं कॉन्शियस मतलब 5 सेंसेस के थ्रू अगर आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन में आप सब कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन है। 11 नंबर है, द डैश स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इंटरप्रेट्स एनालाइज डेटा गैदर। कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है जिसमें हम जो आप डेटा गैदर करते हैं उसको इंटरप्रेस और एनालाइज करते हैं। तो नर्सिंग, जाहिर सी बात है, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम जो डेटा आपने कलेक्ट की है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको जुगाड़ बनाते हैं, उससे फिर एक रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। MCQ नंबर 12, a permanent confidential legal collection of medical information that includes assessment
इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशंस मैनेजमेंट प्लान्स एंड प्रोग्रेस नोट्स, एक ऐसा परमानेंट लीगल कलेक्शन ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन जिसमें असेसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट प्लान सब कुछ होता है, ठीक है। तो केयर ट्रैकर भी नहीं है, रिजाइडेंट केयर प्लान, वो केयर प्लान जो होता है वो सिर्फ प्रॉब्लम के हद तक होती है, ठीक है, उसमें ये सब कुछ नहीं होता। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है रिजाइडेंट मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। रिजाइडेंट मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है उसमें उस पेशेंट के मुताबिक सब कुछ होता है और परमानेंट होता है। आप सालों बाद भी वहाँ जाए हॉस्पिटल में तो वहाँ आपका रिकॉर्ड जो है वो सेफ होगा, ठीक है। 13 नंबर एमसीक्यूज है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन केयर प्लान्स, ठीक है। केयर प्लान में कौन सा मुश्तमिल नहीं होता, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इन आइडियल्स, ट्रीटमेंट्स ऑफ इश्यूज़, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंक्लूड ना हो जी। देखिए लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आइडियल्स जो होती है, ट्रीटमेंट्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स ऑफ इशू, ये सब कुछ इंक्लूड होते हैं केयर प्लान में, ठीक है। केयर प्लान में आप सब इम्प्लीमेंटेशन, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, गोल्स आउटकम में आप सब ये रखेंगे ना, ट्रीटमेंट्स और स्टेटमेंट्स ऑफ इश्यूज़, ये सब तो आप केयर प्लान में रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। 14 नंबर एमसीक्यूज हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है, ये हम क्यों करते हैं। सो ए नंबर ऑप्शन है असिस्ट फैमिली मेम्बर्स टू मेक हेल्थ केयर डिसीजंस, फैमिली मेम्बर्स को असिस्ट करें कि हेल्थ केयर डिसीजन बनाने में, ठीक है। प्रोवाइड नर्सिंग विद अ फ्रेमवर्क टू डिलीवर कम्प्रहेंसिव केयर, हेल्प अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द क्लाइंट, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन सो द नर्स नोज व्हाट इज़ रॉन्ग विद द क्लाइंट। इसमें बेस्ट ऑप्शन है बी नंबर। बी नंबर को आप समझो, बी नंबर कहते हैं ऑप्शन में कहते हैं कि नर्सिंग को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, उस फ्रेमवर्क के थ्रू वो पेशेंट को कम्प्रहेंसिव केयर डिलीवर करते हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें नर्स जो होता है वो एक प्रॉब्लम को जान लेता है, उसको एक स्टेप वाइज एक फार्मूलेटिव चीज़ में उसको डिज़ाइन करता है अपने केयर को, और उस डिज़ाइंड नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू पेशेंट को फिर कंप्रहेंसिव केयर देता है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। 15 नंबर है असेसमेंट इंक्लूड्स सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, फिजिकल फाइंडिंग्स, सोशल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो असेसमेंट में सब कुछ आता है, ठीक है। सोशल इन्फॉर्मेशन मतलब आपको जो उसके जो कंसल्टेंट फैमिली मेम्बर्स होती है ना वो आपको देते हैं, ठीक है। तो इसमें असेसमेंट में तो सब कुछ आता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑब्जेक्टिव डेटा। अब इसमें वही वाला कंसेप्ट है। अगर आपको सब्जेक्टिव डेटा के बारे में, ऑब्जेक्टिव डेटा के बारे में नहीं बता, आप इन MCQs में एक करेक्ट ऑप्शन है, 3 रॉन्ग है, बस 3 रॉन्ग को देखे, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव डेटा जो आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेन। तो पेन आप दर्द है ना, दर्द आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, दर्द आपको पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे किस लेवल का ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जो मोबाइल दर्द हो रहा है, ठीक है, जो एक जगह पे ठहरा हुआ है, और बारीक दर्द हो रहा है, ठीक है, वो आपको पेशेंट बताएगा, ठीक है। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर आपको पेशेंट नहीं बता सकता, वो आप वाइटल साइंस के थ्रू आप नोट करेंगे। कंप्लेंट्स ऑफ फटीग, मतलब पेशेंट शिकायत करता है कि मुझे बदन में फटीग हो रहा है, ठीक है। क्लाइंट स्टेट्स आई एम स्लीपी, और जो पेशेंट है वो बताता है कि मुझे नींद आती है, ठीक है, या मुझे नींद आती है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो क्लाइंट्स बताता है, तो ये तो चला गया, ये सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ फटीग, शिकायत ऑफ फटीग, ये भी सब्जेक्टिव चला गया। पेन जो दर्द है वो भी सब्जेक्टिव है क्योंकि वो पेशेंट खुद बताते हैं आपको। तो ये तीनों सब्जेक्टिव है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव रह गया, टेम्परेचर। ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 17 है विच द फॉलोइंग आर सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या है, जो आपको पेशेंट बताता है। WBC 8000, WBC आप फाइंड करते हैं। एक्सरे रिजल्ट वो भी आप फाइंड करते हैं। रिपोर्ट फॉर सर्जन वो भी आप फाइंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कंप्लेंट्स ऑफ हंगर, जो शिकायत होती है वो कहते हैं कि मुझे भूख लगती है, उस भूख का तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना, वो आपको पेशेंट खुद बताएगा, तो ये सब्जेक्टिव है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। 18 number analysis of subjective and objective data leads to which outcome? The cause of the surgeon's behavior. The care analysis of subjective and objective data leads to which outcome? Information for the family, conclusions about skills of nurse, accurate nursing diagnosis. जो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा गैदर करते हैं ना,
तो अगर जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो आप किस स्टेप तक आप पहुंच जाते हैं, उसके आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोस बना सके। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट डेटा सही है ना, तो आप एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं। 19 नंबर MCQs है, व्हाट इज़ द नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो नंदा है वो रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शन नंबर ए, डिटरमाइन इंडिपेंडेंट नर्सिंग डायग्नोस इन एक्शन। ये तो बस सिंपल है, मैं कहूँगा पहला नंबर ऑप्शन ही सही है। नंदा क्या करता है, नंदा डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस इंडिपेंडेंट नर्सिंग डायग्नोस डिटरमाइन करते हैं और उसके एक्शन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव नंबर 20 है, द प्लानिंग स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। जो प्लानिंग स्टेज होता है उसमें क्या होता है, आउटकम एंड गोल्स होते हैं, गोल्स एंड आउटकम इंटरवेंशन होते हैं, इंटरवेंशन बेस्ड ऑन मेडिकल डायग्नोसिस, गोल्स बेस्ड ऑन मेडिकल डायग्नोसिस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप कहेंगे कि इसमें आउटकम एंड गोल्स है, नहीं, आउटकम एंड गोल्स हैं लेकिन उसके साथ साथ इंटरवेंशन भी है। इंटरवेंशन उसे कहते हैं कि आप गोल एंड आउटकम्स को कनेक्ट करें, ठीक है, पेशेंट के साथ कनेक्ट करें कि आया ये हो रहे हैं कि नहीं। तो प्लानिंग स्टेज में हम बी नंबर ऑप्शन करेंगे, गोल आउटकम्स एंड इंटरवेंशंस। सीक्वेंस नंबर 21, क्लाइंट आउटकम्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्लाइंट का आउटकम होता है, ठीक है, वो उसमें क्या इंक्लूड होता है? एक्शन क्लाइंट टू अकम्प्लिश गोल्स, cues clustered to enhance diagnostic goals, and list of unit policies, procedures, staff credentials and goals for renewals। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए एमसीक्यूज में क्या बता रहे हैं ये लोग, एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि क्लाइंट आउटकम जो होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, सो इसमें सिंपल है, अगर क्लाइंट्स इंक्लूड होता है, क्लाइंट आउटकम में क्या इंक्लूड होता है, एक्शन ऑफ द क्लाइंट टू अकम्प्लिश गोल्स। उसमें हम देखते हैं क्लाइंट के गोल्स को कि वो अकम्प्लिश कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सीक्वेंस की समझ आ गई। गोल्स को हम, क्लाइंट्स के एक्शन को हम अपने गोल्स के साथ, जो हमने प्लानिंग स्टेज में गोल आउटकम बनाए होते हैं ना, हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं कि ये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब मिलते हैं तो हम कहते हैं मेट, जब नहीं मिलते तो हम कहते हैं अनमेट, और जब पार्शली मेट करते हैं तो हम उस पर लिख देते हैं कि पार्शली मेट। विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के बारे में क्या ट्रू है? इंटरवेंशन क्या करता है, दे असेस विद डेटा कलेक्शन, नहीं, कनेक्ट पेशेंट गोल्स एंड आउटकम। ये मैंने आपको पहले बताया कि इंटरवेंशन क्या होता है, ये पेशेंट के गोल्स एंड आउटकम को कनेक्ट करता है। ठीक है, 23 में ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज में क्या होता है, डिटरमाइन प्रोग्रेस टुवर्ड गोल्स कंप्लीशन, एसेस आउटकम्स फॉर कंप्लीशन, एडिट नर्सिंग केयर प्लान, ऑल ऑफ देम। इसमें ऑल ऑफ देम होता है। ठीक है, हम एवोल्यूशन स्टेज में नर्सिंग केयर प्लान एडिट भी कर सकते हैं, उसमें आउटकम्स ऑफ कंप्लीशन भी देखते हैं और प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल्स कंप्लीशन, गोल्स की कंप्लीशन का पेशेंट का प्रोग्रेस देते हैं कि आया वो गोल्स की तरफ जा रहा है कि नहीं। ये सब कुछ हम एवोल्यूशन स्टेज में देखते हैं, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन ठीक है। अच्छा, 24 नंबर MCQs हैं, इफ़ द क्लाइंट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द प्लान बट द गोल इज स्टिल रिलेवेंट। मतलब अगर पेशेंट है वो प्लान को कंप्लीट नहीं करता, उसके आउटकम को ठीक तरह कंप्लीट नहीं करता, लेकिन जो गोल है वो फिर भी रेलिवेंट है। ठीक है, तो हमें क्या, तो नर्स को क्या करना चाहिए, नर्स को क्रिएट न्यू प्लान, इनिशिएट न्यू इंटरवेंशन। मतलब ये आप पूरा प्लान चेंज नहीं करें, क्योंकि वो तो जा रहा है ना सही सही डायरेक्शन पे। आप जिस उसमें न्यू आउटकम एंड गोल्स, मतलब न्यू गोल्स और आउटकम्स को ला के उसको कनेक्ट करें। ठीक है, इनिशिएट न्यू इंटरवेंशंस। MCQs नंबर 25 में है, द स्टेम पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोस स्टेटमेंट्स गाइड्स द नर्स इन डेवलपिंग विच अदर पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। जो नर्सिंग डायग्नोस का स्टेम पार्ट होता है, स्टेम पार्ट क्या होता है, असेसमेंट होती है। वो जो नर्स को गाइड्स करता है कौन सा नर्सिंग केयर प्लान के प्रोसेस पार्ट को डेवलप करने में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है गोल एंड आउटकम। अब आप जब स्टेम पार्ट होती है, मतलब आप असेसमेंट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट करते हैं पेशेंट का कि उसको क्या प्रॉब्लम है। जब आप असेसमेंट कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली इंडिकेट हो जाता है कि इस पेशेंट के गोल एंड आउटकम क्या होने चाहिए। ठीक है,
गोल एंड आउटकम यही होना चाहिए ना कि इसको जो जो प्रॉब्लम है ये डिक्रीज़ हो जाए और इसको जो हेल्थी है वो हेल्थ जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इंडिकेट हो जाता है इवैल्यूएशन गोल एंड आउटकम, ठीक है। अच्छा, 26 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस के टू टाइप्स होते हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल जो होता है वो एट द टाइम जो प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है, और पोटेंशियल वो नर्सिंग डायग्नोस जिसके साइन एंड सिम्टम नहीं होते, जिसके सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सोर्सेज फॉर पेशेंट असेसमेंट डाटा। इसमें कह रहे हैं कि कौन सा वैलिड सोर्स है पेशेंट के असेसमेंट जो डेटा कलेक्शन होती है ना, जो नर्स करता है, उसमें उसके लिए कौन से वैलिड सोर्सेज हैं। पेशेंट फैमिली, तो हाँ पेशेंट फैमिली भी आपको बता सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड, हाँ वो भी सही है। हेल्थ केयर टीम भी आपको बता सकता है। ऑल अदर है, तो इसमें ऑल अदर वो ऑप्शन सही है। द मेडिकल डायग्नोसिस नेवर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, नहीं ये फॉल्स है। मेडिकल डायग्नोसिस जो होती है वो नर्सिंग डायग्नोसिस का हिस्सा कभी कभी लिया जाता है, ठीक है, शामिल हो सकता है। The implementation phase of the nursing care plan should include। अब ये कह रहे हैं जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है, जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं वो जो केयर प्लान, उसमें क्या होना चाहिए। एन नंबर ऑप्शन एवोल्यूशन ऑफ। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम एवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं, वो तो अलग सा फेज़ है, तो ये गलत हो गया। पेशेंट टीचिंग, हाँ हम पेशेंट टीचिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है। बाकी दो चेक करते हैं। आइडेंटिफाइंग नर्सिंग डायग्नोस, नहीं ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ तो हम तब करते हैं जब हम नर्सिंग डायग्नोस आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोस, ये भी नहीं, सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोस हम असेसमेंट के बाद करते हैं। तो इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, बी नंबर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम थोड़ा सा टीचिंग भी करते हैं, मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप पेशेंट को बताएंगे ना कि मैं ये कर रहा हूँ, या इसलिए कर रहा हूँ, या इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पेशेंट टीचिंग भी करते हैं। गोल एंड आउटकम्स शुड बी रिटन आफ्टर डिटरमाइनिंग पेशेंट इंटरवेंशन। पेशेंट इंटरवेंशन के बाद आप लिख, नहीं ये तो गलत हो गया। जो इंटरवेंशन के से पहले हम लिखते हैं ना, इंटरवेंशन से पहले हम गोल एंड आउटकम लिखते हैं, फिर उसको कनेक्ट करते हैं। बी नंबर ऑप्शन है रिटन बिफोर डेवलपिंग नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस के बनाने से पहले हम लिखते हैं, नहीं ये भी गलत है। नर्सिंग डायग्नोस जब आपने नहीं बनाया तो आप गोल एंड आउटकम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इवालुएटेड बेस्ड ऑन डॉक्टर्स ऑर्डर। आप गोल एंड आउटकम्स को डॉक्टर्स ऑर्डर के मुताबिक इवालुएट करेंगे, नहीं ये भी नहीं है। नर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है गोल एंड आउटकम, वो सिर्फ नर्सिंग डायग्नोस को देख के वो बताता है। इवालुएटेड एंड लेबल्ड एज मेट अनमेट पार्ट्स लिमिट, हाँ ये सही है, डी बी ऑप्शन सही है। क्यों, जब आप नर्सिंग केयर प्लान करते हैं ना, और जब आप इवैल्यूएशन स्टेज करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि मैंने जो प्लानिंग फेज़ में गोल एंड आउटकम बनाए वो मेट हुए कि नहीं, ठीक है। मेट हुए कि नहीं मतलब वो मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर वो मेट होते हैं तो आप लिखेंगे उस पर लेबल करेंगे मेट। अगर नहीं मेट होते हैं मतलब जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अनमेट लिखेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हुआ है तो फिर आप पार्शियली मेट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा 31 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द नर्स प्रायोरिटाइज नीड्स, ठीक है। अच्छा, नर्स को जो पेशेंट के नीड्स है उसमें प्रायोरिटाइजेशन करने में क्या चीज़ हेल्प करेगी। तो ये तो सिंपल है, जो मोस्टली हियरार्की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना पेशेंट के, तो वही नर्स को गाइड करेगा जो नीड्स है उसमें प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 32 number MCQs है, the nurse understand the following assessment. The patient will reduce his risk of fall by correct use of his walker each time him embolides is an example of। ये कह रहे हैं कि नर्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग असेसमेंट। नर्स समझता है फॉलोइंग मतलब दर्ज झेल स्टेटमेंट जो है, इसमें क्या कहते हैं कि द पेशेंट विल रिड्यूस हिज रिस्क ऑफ फॉल्स बाय करेक्ट यूज ऑफ हिज वॉकर ईच टाइम हिम एम्बुलेंस। ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट होगा उसके जो रिस्क ऑफ फॉल्स है ना, जो गिरने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे इस वॉकर के इस्तेमाल से। तो ये क्या, ये
गोल का एग्जांपल है ना, ये पेशेंट गोल रख रहा है कि हाँ अब जो वर्कर यूज़ करेगा ईच टाइम, हर टाइम, तो फिर इसके जो रिस्क ऑफ फॉल्स है वो कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये नर्स का एक गोल होता है। ठीक है, ये प्लानिंग फेज में लिखते हैं। अच्छा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कौन सी चीज़ है जो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो सिंपल होना चाहिए। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, वो वाले एमसीक्यूज़ ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, मतलब जो भी करें, जो भी ठीक है वो आप सेलेक्ट करें। ओनली वर्ड द पेशेंट टिल्स, जो पेशेंट आपको बताते हैं सही है हम वो लिखेंगे। वर्ट यू एज द नर्स ऑब्जर्व, जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो भी आप लिखेंगे। वर्ट यू यूज़ एज द नर्स, what you as the nurse interpret or infer the from the data collected, नहीं ये गलत है। देखें ये कह रहे हैं, अच्छा पहले डी नंबर देखते हैं, नर्सिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट। हाँ ये सही है, नर्सिंग हिस्ट्री भी आप लिखेंगे, फिजिकल असेसमेंट भी आप लिखेंगे कि आपने क्या क्या असेस किया है। ठीक है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन नहीं कह सकते। ठीक है, आप वो फिर नर्सिंग डायग्नोस की तरफ चलता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, तो इसमें ए बी डी ऑप्शन ठीक है, सही है। व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा कलेक्शन अफेक्ट्स ऑल अदर फेसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो इसमें सही है असेसमेंट पेज है। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिटिकल, वो जो है असेसमेंट। ठीक है, जिसमें आप डेटा कलेक्शन करते हैं। अच्छा 35 नंबर एमसीक्यूज है, द नर्स नोज विच इंटरवेंशन इज डिपेंडेंट इंटरवेंशन, जो अब नर्स का कौन सा इंटरवेंशन डिपेंडेंट इंटरवेंशन है। एक इंडिपेंडेंट जो आप खुद मुख्तारी से कर सकते हैं, डिपेंडेंट जिसमें वो डिपेंडेंट होता है डॉक्टर के एड्रेस को। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑब्टेनिंग क्लाइंट बीपी, क्लाइंट बीपी जब आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा मसाजिंग और क्लाइंट्स बैक, क्लाइंट्स के बैक अगर वो सांस में दुश्वारी उसे महसूस हो रही तो आप उसको बैक मसाज करें, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, आप खुद मुतारी से कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकेशन टू क्लाइंट, अब ये सही पॉइंट है, आप पेशेंट को अपने तरफ से मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑप्शन, ये डिपेंडेंट इंटरवेंशन है। 36 नंबर एमसीक्यूज है, a dash is performed to identify a life threatening problem, choking, stab wound, तो इसमें है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट हम इसलिए करते हैं, हम लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम जो होती है उसमें हम इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा नर्सिंग प्रोसेस इज एक्सेप्टेड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस एस्टेब्लिश बाय द, अब ये एमसीक्यूज मैंने स्लाइड से निकाला है। ठीक है, स्लाइड में पहले नंबर पेज पे ये एमसीक्यूज हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, वो डायरेक्ट नंदा को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें नंदा नहीं है। नर्सिंग प्रोसेस इज एक्सेप्टेड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस एस्टेब्लिश बाय एना। ठीक है, जो एसोसिएशन है ना, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, एना, वो जो इसने एक्सेप्ट किया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा 38 नंबर, ये थोड़े से अब ट्रिकी एमसीक्यूज हैं। अ नर्स इज़ परफॉर्मिंग एन इनिशियल असेसमेंट फॉर अ क्लाइंट, इनिशियल असेसमेंट कर रहा है, विच द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट, कौन सा सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन होगा। द क्लाइंट हैज़ अ पिन पॉइंट रैश, अब ट्रंक और फेस पे उस पर पिन पॉइंट रैश है, तो वो तो आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड नंबर ऑप्शन है द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन द प्रोवाइडर एंटर्स द रूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो आप नोट करेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फाइंड करेंगे, तो ये भी गलत है। द क्लाइंट्स रेड्स पेन एट अ लेवल, पेन आ गया तो बस सब समझो ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि पेन हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पेन हमें खुद पेशेंट बताएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। 39 नंबर एमसीक्यूज है, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु इज़ बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फ्रॉम होम फॉर नी सर्जरी। ठीक है, अब नर्स है वो एक क्लाइंट को असेस करता है जो कि एडमिट हुआ है नी सर्जरी के लिए। ठीक है, घुटने के सर्जरी के लिए। विच पार्ट ऑफ द असेसमेंट वुड बी इंक्लूडेड विद एन एडमिशन असेसमेंट बट नॉट विद अ रूटीन फोकस असेसमेंट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ असेसमेंट होगा जो कि हम सिर्फ एडमिशन असेसमेंट में करेंगे, जो कि हम रूटीन फोकस असेसमेंट में नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कौन सा असेसमेंट होगा जो हम एडमिशन स्टेटमेंट के दौरान, असेसमेंट के दौरान, मतलब जो एडमिशन होगा ना, उसका जो सबसे पहला असेसमेंट जो होगा जब हम करेंगे, उसमें एक ऐसा पार्ट होगा जो कि हम जो बार बार हावर बाय हावर जो असेसमेंट करते हैं उसमें हम नहीं करेंगे। तो अब क्या है, असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स वाइटल साइन,
तो ये तो हम बार बार करेंगे, ठीक है। वाइटल साइंस हम सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, सर्जरी के दौरान हम क्लाइंट वाइटल साइंस चेक करते हैं। असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स पे तो ये भी हम कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ न्यू रेंज ऑफ मोशन, तो वो भी हम सर्जरी के बाद करते हैं लाजमी। और डी नंबर है असेसमेंट ऑफ कॉज ऑफ द क्लाइंट्स नी इंजरी, तो ये सही है। हम असेसमेंट ऑफ द काज, हम क्लाइंट से नी इंजरी के काज को फाइंड करेंगे कि ये नी इंजरी किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ एडमिशन असेसमेंट के दौरान करेंगे, बाकी इसके बाद तो हमारा काम हो गया। इस एक बार काज पता चल गई तो बस ख़त्म, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। 14 नंबर MCQs है द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ क्लाइंट एंड प्रायोरिटाइजेस हेल्थ प्रमोशन and accident prevention. Which of the following age group does this client most likely fall into? Which accidents and accidents from recreational activities as the main health concern? अच्छा, ये MCQs हमें F1 मेरे ख्याल से हमें जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, F1 के पेपर में ये MCQs आया था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें ओल्डर एज था, ठीक है। अब इसमें ओल्डर एज नहीं है। इस MCQs का मतलब है कि एक नर्स है, वो बता रहा है एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में, ठीक है। क्या एक्सीडेंट से कैसे बचाया जा सकता है, जो रिस्क ऑफ फॉल उसे कैसे एवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्टली ओल्डर एज, जो एल्डर एज होती है ना, जो बूढ़े हो जाते हैं, तो उसको फिर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वो जो रोड क्रॉस करते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है ना। तो लेकिन अब इसमें मिडल एडोलेसेंस, जवानी, अर्ली एडल्ट, ये भी जवानी। जो पहले तीन ऑप्शन ये सारे जवानी है। तो जवानी में बंदे को एक्सीडेंट और इसका फॉल्स इतने नहीं होते, ठीक है। स्कूल एज होता है, स्कूल एज के बच्चे को हाँ लाजमी होता है, उसको एक्सीडेंट के ख़तरे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जब रोड क्रॉस करते हैं तो उस उतनी ज़्यादा मेच्योरेंस नहीं होती है। तो इसी वजह से इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी है, ठीक है। 41 number MCQs है, a nurse is caring for a client who has been sexually abused. Which of the following intervention should the nurse implement to establish report and demonstrate safety? अब एक नर्स है, वो एक पेशेंट का केयर कर रहा है जो कि सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, ठीक है। उसका अब नर्स को कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है लेट द क्लाइंट स्पेंड टाइम अलोन इन अ क्वाइट एरिया। नर्स को चाहिए कि पेशेंट को थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहिए अकेले में, ठीक है। तो नहीं, वो इतना स्ट्रेसफुल है पेशेंट, वो कुछ भी कर सकता है अपने साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। बी नंबर ऑप्शन है डिले ट्रीटमेंट अंटिल द क्लाइंट कैन टॉक अबाउट द सिचुएशन। पेशेंट को डिले नहीं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो अब्यूज़ किया गया है ना, तो अगर उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह है उससे डेथ भी कास्ट हो सकती है, तो हम ट्रीटमेंट को डिले भी नहीं कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है असिस्ट द क्लाइंट स्ट्रेस लेवल बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। हाँ, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन हम डी नंबर ऑप्शन चेक करेंगे। रिस्पॉन्ड टू शॉकिंग इन्फॉर्मेशन बाय इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग द अकाउंट, नहीं ये भी गलत है, हम ये भी नहीं कर सकते। सी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है कि हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले क्लाइंट्स के स्ट्रेस लेवल को चेक करेंगे। क्लाइंट के स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा सा काउंसिल करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। 42 नंबर है एवेल्युएशन और फर्दर इन विच टू फॉर्म्स आर कंसिडर। एवेल्युएशन जो होता है वो हम टू फॉर्म्स में कंसिडर करते हैं, तो ये है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर, बोथ ए एंड बी। फॉर्मेटिव वो होता है कि उसमें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, मतलब वो हम खुद करते हैं कि पेशेंट इससे, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके साथ उससे कुछ सीख सके, ठीक है। हम लर्निंग देते हैं स्टूडेंट्स को। और समेटिव क्या होता है, समेटिव हम पेशेंट से प्रैक्टिकल करवाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिस करें। सो फॉर्मेटिव जो होता है वो ओवरऑल द कोर्स होता है, जो समेटिव होते हैं, आप सुमेटिव भी कह सकते हैं, जो एंड ऑफ द सेशन होती है वो आप करते हैं प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिकल, ठीक है। विच फेज़ ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये है नर्सिंग डायग्नोस, जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग करके नर्सिंग डायग्नोस फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। द सिग्नेचर ऑफ नर्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंट विच रोल ऑफ द नर्स, जो आप डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं तो वो कौन सा रोल ऑफ नर्स रिप्रेजेंट करता है, तो वो करता है अकाउंटेबल, ठीक है। आप एक एज अकाउंटेबल रोल आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिसीजन आपने लिए हैं, जो नर्सिंग डायग्नोस आप करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का आप करते हैं, तो ये आप एज अ अकाउंटेबल नर्स आप रोल कर रहे हैं, ठीक है।
इसमें सही ऑप्शन है बी। 45 नंबर, नर्सिंग प्रोसेस डेवलप ऑन बेस्ड ऑफ विच थ्योरी एंड बाय होम। तो इसमें है नर्सिंग थ्योरी, ठीक है। जो नर्सिंग प्रोसेस है ये नर्सिंग थ्योरी के बेस पे डेवलप हुई है, जो एडा जियोन और लैंडो ने पेश की थी, ठीक है। 46 नंबर है, हाउ मैनी फॉर्मेट इन विच वी फार्मूलेट अवर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को हम कितने फॉर्मेट्स में हम क्या करते हैं, फार्मूलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 है, ठीक है, जिसको हम PES कहते हैं, ठीक है। PES, ठीक है, ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे PES क्या होता है। अच्छा, तो इसमें सही ऑप्शन है 3, ठीक है। 47, चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस कम इन विच टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ये तो इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको पहले बताया वाइटल साइंस आप जो नर्स होता है वो इंडिपेंडेंटली चेक कर सकता है। 48 है, व्हेन द साइन आर एब्सेंट बट देयर चांस दैट दे हैव सफर फ्रॉम इट इट कम्स इन विच स्टेटस ऑफ नर्सिंग। जब साइन एंड सिम्टम्स नहीं हो लेकिन हमें लगता हो कि पेशेंट इससे सफ़र होगा, तो इसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन है बी। 49 नंबर है, विच नर्स व्हेन नर्स डॉक्यूमेंट्स इन नर्सिंग डायग्नोसिस द क्लाइंट्स हैव डिस्टर्ब बॉडी इमेज सो इन मेडिकल डायग्नोसिस विच टर्म रिटन बाय फिजिशियन। जब नर्स होता है वो नर्सिंग डायग्नोस में लिखता है कि जो क्लाइंट्स है उसका जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब का मतलब है बॉडी इमेज सही नहीं है, तो इसको हम एम्पुटेशन कह सकते हैं। एम्पुटेशन क्या होता है, एम्पुटेशन कहते हैं द रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट। मतलब अगर आपका कोई टंग हो, आपका हैंड जो लेग हो वो रिमूव किया जाए ना, तो बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो इसको हम एम्पुटेशन कह सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर है, द ऑन गोइंग फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आर। ऑन गोइंग फेज किसे कहते हैं, इवैल्यूएशन फेज को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए सारे एमसीक्यूज। इसमें अब आंसर कीज आर अपलोडेड टू अवर यूट्यूब चैनल आल्सो डिस्कस विद फुल रैशनल। वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन इन ऑर्डर फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। यू कैन गेट ऑल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बाय ज्वाइनिंग अस, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सीधा मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे PDF ले सकते हैं, ठीक है। सो मज़ीद जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।